तो बच्चों, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता आदि पढ़ाने से पहले हम आज मोल कंसेप्ट, ठीक, इसकी बात करेंगे। मोल क्या होता है? जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि इतने मोल पदार्थ है, उतने मोल पदार्थ है, इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं। 10 मोल हैं, 20 मोल हैं, 50 मोल हैं। तो मोल है क्या? आखिर मोल क्या है? ठीक, तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं और परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलते हैं तो उस अणु बनता है। ठीक, तो जो मोल होता है, मोल, ठीक, मोल होता है, तो मोल एक पदार्थ की छोटी सी इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। तो इस प्रकार हम सरलतम रूप से कह सकते हैं कि मोल एक पदार्थ की सरलतम या सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई मोल कहलाती है। पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई मोल कहलाती है। मोल कहलाती है। तो ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई। ठीक, मैंने कक्षा, जब हम लोग 9 में थे, कक्षा 9 में थे, तो हमने मोल से संबंधित 3 फार्मूले पढ़े थे। मोल से संबंधित 3 फार्मूले पढ़े थे। पहला था, ठीक, मोल कहलाती है, और इनको एन से, ठीक है, इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जब हम कक्षा 9 में थे तो हमने मोल की 3 सूत्र जाने थे कि n बराबर होता है W/m, दूसरा होता है n = N0/Na, तीसरा होता है L = 22.4। ये 3 फार्मूले होते हैं मोल के। ठीक, मोल बराबर होता है, अब ये क्या है? द्रव्यमान है। ठीक, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, और ये क्या है? अणुभार है। ठीक, तो लिखेंगे, इसको लिख देंगे, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। अणुभार या परमाणु भार, बात एक ही होती है। ठीक, अब दूसरा है N0 क्या है? पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या बटे Na क्या है? आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या। ये क्या है? ये आयतन बटे, ठीक, पदार्थ का आयतन, बटे 22.4। तो ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं मोल से संबंधित। ठीक, वहां पर मोल के केवल सूत्र और छोटी सी परिभाषा बता दी गई थी। ठीक, कि क्या है? पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई को हम मोल कहते हैं, इसको n से दर्शाते हैं। इसके ये 3 फार्मूले हैं, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। अब आखिरकार जानते हैं कि ये 3 सूत्र कैसे बने और इसका मतलब क्या है। ठीक, तो इसका मतलब पहला हम लेते हैं। ठीक, कि पहला है, यदि n बराबर हम 1 ले लें, मतलब क्या है? यदि पहले सूत्र के अनुसार यदि n बराबर हम 1 ले लें,
जब 1 ले लेंगे तो लिखेंगे n बराबर 1 ले लेंगे तो सूत्र 1 से, सूत्र ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक। तो सूत्र 1 से क्या हो जाएगा, 1 n की जगह हम 1 रखेंगे, 1 बराबर W/m, 1 बराबर W/m। जब इतना हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं W इक्वल टू हो जाएगा m, W इक्वल टू m हो जाएगा। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो गए कि यदि किसी तत्व का उसके परमाणु भार के, यदि किसी तत्व का उसके परमाणु भार, ठीक, ये क्या है, ये परमाणु भार है, परमाणु भार या अणुभार, ठीक, ये क्या है, द्रव्यमान है, ठीक। तो यदि किसी तत्व को उसके परमाणु भार के बराबर ग्राम में भार लें, यदि किसी तत्व को या यदि किसी तत्व का, ठीक, उसके परमाणु भार के बराबर, ठीक, परमाणु भार के बराबर ग्राम में भार लें तो वह पदार्थ या वह तत्व 1 मोल होता है। कितना होता है, 1 मोल होता है, ठीक। तो यहां से परिभाषा बनी, ठीक, एक कि यदि किसी पदार्थ को, ठीक, यहां पदार्थ न लिख के तत्व लिखने ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यदि किसी तत्व को, यदि किसी तत्व को, तत्व का, यदि किसी तत्व का उसके परमाणु भार, यदि किसी तत्व का उसके परमाणु भार के बराबर, यदि किसी तत्व का उसके परमाणु भार के बराबर, ठीक, ग्राम में भार लें, ग्राम में भार लें तो, यहां पदार्थ ही कर देते हैं, ले तो वह पदार्थ 1 मोल होगा, 1 मोल होगा, ठीक। तो यदि n बराबर 1, ठीक, 1 मोल लेंगे तो इसका जो परमाणु भार है अणुभार बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा बनेगी, यदि किसी पदार्थ का, ठीक, कोई भी पदार्थ है, यदि किसी पदार्थ का उसके परमाणु भार के बराबर ग्राम में भार लें, उसके परमाणु भार के बराबर ग्राम में भार लें तो वह पदार्थ 1 मोल होगा। मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन, यहां एग्जांपल ले लिया, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ठीक। तो हम यदि 16 ग्राम परमाणु भार के बराबर हमको ग्राम में भार लेना, परमाणु भार कितना है, 16 है, परमाणु भार 16 है। तो यदि हम 16 ग्राम, यदि हम 16 ग्राम, ठीक, ऑक्सीजन ले तो वह 1 मोल होगी, 1 मोल होगी। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, ठीक। तो यदि हम ऑक्सीजन के परमाणु भार के बराबर, ठीक है, ऑक्सीजन का ग्राम में भार लें तो वह 1 मोल होगी। मतलब 16 ग्राम, ठीक, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का 1 मोल होता है बच्चों केवल, ठीक। जैसे 20 कैल्शियम 40 होता है, ठीक, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, तो 40 ग्राम कैल्शियम ले, ठीक, 40 ग्राम कैल्शियम ले तो वो 40 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ठीक। तो यदि हम सोडियम तत्व का, ठीक है, 23 ग्राम भार लें, 23 ग्राम भार वेट लें तो वह सोडियम 1 मोल होगा। कितने मोल होगा, 1 मोल होगा। तो अब यहां से आपको यह समझ में आ गया कि पहला जो है संबंध हमको क्या बताता है। पहला हमको संबंध क्या बताता है, यदि क्वेश्चन भी छोटा मोटा आ जाए, 9th में वैसे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, मगर मैं आपको बेस मजबूत करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि नॉर्मलिटी मोलरिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए।
तो ये हो गया। अब बच्चों आते हैं हम दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र बताता है n बराबर n नॉट अपान n ए, ये बताता है। ठीक, तो ये सूत्र क्या कहता है, उसमें भी, इस सूत्र में भी बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे कि मैंने पहले किया था। मतलब n बराबर हम 1 लेंगे, तो n बराबर 1। ठीक, तो संबंध 2 से, ये सूत्र 2 से लिख दें, सूत्र 2 से ऐसे। ठीक, जब सूत्र 2 से लिख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर n0 अपान n a। ठीक, तो हो जाएगा n0 इजुकल टू n a। ठीक, n0 क्या है, पदार्थ के कणों की संख्या है। ठीक, पदार्थ के कणों की संख्या है। तो एक मोल में, ठीक, एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या एवोगेद्रो संख्या के बराबर होती है। हमने एक मोल लिया है। ठीक है, एक मोल किसी पदार्थ के एक मोल में, ठीक, लिखेंगे किसी पदार्थ के एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या एवोगेद्रो संख्या, एवोगेड्रो संख्या के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, मोल होते हैं। ठीक, किसी पदार्थ के एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या एवोगेड्रो संख्या के बराबर होती है। कणों की संख्या, ठीक, ये होती है। या इसको लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या, अब एवोगेड्रो संख्या का मान कितना होता है, यानी बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये इसका मान होता है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो लिख देंगे यहां पर, किसी पदार्थ के एक मोल में उसके कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होती है। ये बहुत अच्छा आपका परिभाषा है। ठीक है, कि किसी पदार्थ के एक मोल में उसके कणों की संख्या इतनी होती है। यदि कोई पदार्थ है वो एक मोल है, ठीक, कोई पदार्थ एक मोल है, ठीक, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे चाक हो, चाहे जो हो, ईंट का टुकड़ा हो, ठीक है, तो यदि वो पदार्थ कितना है, 1 मोल है, ठीक, वो पदार्थ 1 मोल है, तो उसमें कितने कण होते हैं, उसमें इतने कण होते हैं। ठीक, तो किसी पदार्थ के 1 मोल में उसके कणों की संख्या इतनी होती है। संबंध ये दूसरा हमको ये बताता है। अब बच्चों हम चलते हैं संबंध तीसरे की ओर। संबंध तीसरे की ओर। तीसरा संबंध हमें क्या बताता है, n इक्वल टू v अपान 22.4, इसको क्या है, लीटर में लेंगे, इसको लीटर में लेंगे। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे उसी तरह से, यदि n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो v अपान 22.4। ठीक, v बराबर हो जाएगा 22.4।
ये आ गया। ठीक, तो V क्या है? आयतन है। किसका आयतन है? गैस का आयतन या किसी अन्य का आयतन। ये गैसीय फॉर्म में फार्मूला होता है। ठीक, तो 1 मोल गैस में, ठीक, यदि कोई किसी गैस का आयतन 1 मोल है तो उसमें कितने 22.4 लीटर होता है। ठीक है, या 22.4 लीटर आयतन में 1 मोल होता है। किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में, ठीक है, गैस के 1 मोल होते हैं। ठीक, लिखेंगे किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में, किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन में, ठीक है, उस गैस का 1 मोल होता है। ठीक, यदि किसी गैस, कोई भी गैस है, यदि किसी गैस कितनी है 22.4 लीटर है, कोई भी गैस कितनी 22.4 लीटर है, तो उसमें कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। ठीक है, या 1 मोल में 1 मोल 22.4 लीटर आयतन के बराबर होती है, या किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर है तो उसमें 1 मोल होंगे। या यहां कह सकते हैं कि किसी 22.4 लीटर गैस में कणों की संख्या, ठीक, गैस के कणों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल के बराबर होती है। 1 मोल में कितने कण होते हैं? अभी बताया था 6.022 इंटू 10⁻33। ठीक, कण होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने बच्चों मोल जाना। मोल आखिर का क्या है? ये 3 फार्मूले याद रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूले हैं। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से आपको इंटरमीडिएट ही नहीं, आगे भी आप देंगे तो ये बेसिक फार्मूले हैं। ठीक, ये बेसिक फार्मूले हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक, अब इसी के नीचे एक परिभाषा लिखी है, उस परिभाषा को, अब फाइनली परिभाषा हमारी मोल की क्या आती है वो लिख देंगे हम। फाइनली परिभाषा अगर आ जाए मोल की स्टैंडर्ड परिभाषा लिखने के लिए तो लिख देंगे कि जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को 16 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। ठीक, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेने पर उसमें 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी 12 कार्बन में 6C12 कार्बन, ठीक है, या 12 कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा लिख देंगे 12 कार्बन के, ठीक, 12 ग्राम में, 12 कार्बन के 12 ग्राम में एक मोल होता है। या दूसरी परिभाषा लिख देंगे 12 कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के कणों की संख्या 6.022 10⁻23 होती है। ये बच्चों आपकी डेफिनेशन हो गई फाइनली इसकी मोल की। ठीक, मोल की ये आपको परिभाषा हो गई। ठीक, तो इस तरह से ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा वीडियो है। ठीक, इसको आप याद रखना। अब अगला वीडियो मोलरता, नॉर्मलता और मोललता लेकर आएंगे जल्द ही। ठीक, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और सभी लोग चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से कहो। ठीक, धन्यवाद।